Hello students, welcome to Balraj Accounting classes. Today we are going to discuss about some basic accounting concept. तो आज हमारा 6th है, जो हमारा अकाउंटिंग कंसेप्ट है वो है हमारा अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कब शुरू होता है? 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को उसका एंड होता है। ये बात मोस्टली सबको पता होगी, अगर नहीं पता तो चलो मैंने बता दिया है। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट यानी कि वैसे तो हमारे ट्रू रिजल्ट्स कब फाइंड आउट किए जाते हैं? जब हमारा बिज़नेस बिल्कुल क्या हो जाए, बंद हो जाए, तभी हमें पता चलता है कि हमारे बिज़नेस में हमें कितना प्रॉफिट हुआ है या फिर कितना लॉस हुआ है। लेकिन हम टाइम टू टाइम अपनी पोजीशन को देखने के लिए एक सर्टेन पीरियड के अंदर कुछ एक स्टेटमेंट्स बनाते हैं। तो वो स्टेटमेंट्स किस पीरियड के अंदर बनाई जाएंगी? वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में बनाई जाएंगी। जैसे अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है? 2023 टू 2024, यानी कि 23 और 24 का भी चला हुआ है, जो कि हमारा 1 अप्रैल को शुरू हुआ था और 31 मार्च 2024 को इसकी एंडिंग होगी। तो जितनी भी हमारी अभी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाएंगी वो इस फाइनेंशियल ईयर के अंडर रिकॉर्ड की जाएंगी। फिर आता है हमारा कॉस्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट या फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट का मतलब क्या होता है कि हमारी जितनी भी मशीनरी परचेज़ की हैं, बिल्डिंग परचेज़ की हैं, कि जिस भी फिक्स्ड एसेट को हमने परचेज़ किया है उसकी रिकॉर्डिंग हम उसकी बुक वैल्यू पर करेंगे, ना कि मार्केट वैल्यू पर। क्योंकि अगर हमने मार्केट वैल्यू ली, जैसे कि मैंने पहली वीडियो में भी बताया था कि जो हमारी मार्केट वैल्यू है वो टाइम टू टाइम इंक्रीज़ भी होती है, डिक्रीज़ भी होती है। तो अगर हम एक टाइम पर उसे हमने तब रिकॉर्ड की है कि जब वो इंक्रीज़ हुई थी, लेकिन बाद में जाके उसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है या फिर और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, तो हमारी बुक्स पर क्या पड़ेगा? इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। लेकिन अगर हमने कॉस्ट वैल्यू ही इंक्लूड करी है तो हमारे बुक्स पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ जिस भी चीज़ पर, मतलब कि जिस भी कॉस्ट पर हमने परचेज़ की थी एसेट, उसी कॉस्ट को हम क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। जैसे 20 लाख की बिल्डिंग परचेज़ की थी तो 20 लाख ही रिकॉर्ड करेंगे, ना कि उसकी मार्केट वैल्यू जो कि अब हमारी 60 लाख की हो गई थी। नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ 20 लाख को ही रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। फिर आता है हमारा ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ड्यूल का मतलब क्या होता है? दो, यानी कि जिसमें हमारे दो अकाउंट्स पर इफेक्ट पड़ता है। यानी कि हमारा अगर एक अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा हमारा क्या होगा? क्रेडिट होगा। कम से कम भी हमारे दो अकाउंट्स तो इससे इफेक्ट होंगे ही। जैसे अगर हमने एसेट को डेबिट किया है तो हमारी लायबिलिटी क्या होगी? क्रेडिट होगी। फिर आता है हमारा रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? जब भी हमें बिजनेस ऑपरेशन से कोई भी इनकम हमें क्या होती है? रिसीव होती है, वो होता है हमारा रेवेन्यू रिकॉग्निशन या फिर रियलाइजेशन कंसेप्ट। अब देखो, किसी ने हमें ऑर्डर तो दिया था 1 जनवरी को, ठीक है, और हमें पेमेंट, यानी कि हमने 1 जनवरी को ऑर्डर मिला, 30 जनवरी को मान लो हमने उसको गुड्स है वो ट्रांसफ़र कर दी, पेमेंट मिली हमें 1 अप्रैल को। तो जो भी हमारा रेवेन्यू अर्न माना जाएगा वो कब माना जाएगा? जैसे ही हमने अपनी गुड्स ट्रांसफ़र कर दी वैसे ही हमारी अर्निंग मानी जाती है। यानी कि रेवेन्यू कब माना गया? जैसे ही हमने अपनी गुड्स और सर्विसेज की ओनरशिप को ट्रांसफ़र कर दिया, वैसे ही हमने रेवेन्यू को क्या कर लिया? अर्न कर लिया, चाहे फिर बेशक से उसकी पेमेंट हुई है या फिर नहीं हुई है। क्लियर है? फिर आता है हमारा मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट होता है कि इसमें हमारी रेवेन्यू को और एक्सपेंसेस को मैच किया जाता है, यानी कि कितनी हमारी कॉस्ट आई है और कितनी हमारी रेवेन्यू हुई है, इस चीज़ को मैच किया जाता है ताकि हमारे सही से रिज़ल्ट निकाले जा सकें। इसमें कुछ पॉइंट्स को नोट डाउन किया जाता है, इनकी माइंड में रखा जाता है जब भी हम इस कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं, कि जैसे भी हमने कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किसी भी रेवेन्यू को रिकॉर्ड किया है तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जितना भी हमने उस पर एक्सपेंस किया था, मतलब रेवेन्यू हमने कब किया था, कब अर्न किया था? 30 जनवरी को किया था।
तो हमने उस पर जितना भी एक्सपेंसेस हुआ था क्या वो पे कर दिया था या फिर नहीं। अगर कुछ इंश्योरेंस प्रीमियम का भी पैसा उसमें रिलेटेड था तो पहले उसको पे किया जाएगा, किसको, इंश्योरेंस को। या फिर कुछ अनसोल्ड भी ना बिका रह गया तो वो नेक्स्ट ईयर में फॉरवर्ड कर लिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें रिकॉर्ड की जाएंगी। फिर आता है हमारा ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। इसमें होता है हमारा ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट, यानी कि जितने भी हमारी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस होती हैं वो इस मैनर में रिकॉर्ड की जानी चाहिए कि किसी भी ट्रांजैक्शन पर हमारे पर्सनल जजमेंट का कोई भी इफ़ेक्ट ना पड़े। जैसे कि इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन ईच ट्रांजैक्शन इज सपोर्टेड बाय वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट एंड वाउचर सच एज मेमोज, इनवॉइस, सेल बिल, पेइंग स्लिप। यानी कि जब हमारे पास एक सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट होगा, यानी कि जिससे हमें ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, तो हम उसमें अपने पर्सनल जजमेंट को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। जैसे कि जब गुड्स हमने परचेज़ की थी कैश में, तो कैश